इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं वो रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जो किसका डिस्कवरी के लिए जाना जाता है? रदरफोर्ड को हम लोग किसका डिस्कवरी के लिए जानते हैं? किस चीज का डिस्कवरी किया था? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो हो चुका था, न्यूक्लियस का डिस्कवरी के लिए जाना जाता है। न्यूक्लियस का डिस्कवरी का क्रेडिट किसको जाता है? और रदरफोर्ड ने ही पहली बार बताया था कि जो न्यूट्रॉन तो बाद में डिस्कवर हुआ था, जो प्रोटॉन होता है वो एक साथ होता है और जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो डिफरेंट सेल्स में रिवॉल्व करता रहता है। यदि मैं जे थॉमसन मॉडल की बात करूं, जो जे थॉमसन मॉडल के का जो मॉडल था एटॉमिक मॉडल कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन होता, बस वो यही कहा था कि कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, और वो प्लम पुडिंग मॉडल जिसको हम लोग कहते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल, जिसमें क्या होता है तरबूज से कंपेयर किया गया था एटम के स्ट्रक्चर को, और ये बताया गया जो रेड वाला पार्ट होता है तरबूज का वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करता है, रेड वाला पार्ट, और जो सीड्स होता है वो रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। यानी इलेक्ट्रॉन्स होता है ना वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर में एम्बेडेड होता है। ये थॉमसन मॉडल था। इसका फिर रदरफोर्ड आया, रदरफोर्ड अपना मॉडल दिया जिसमें ये बताया कि यार एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जहां और पॉजिटिवली चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड होता है और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डिफरेंट सेल्स में रिवॉल्व करता रहता है। ये रदरफोर्ड का मॉडल था। ठीक है, मॉडल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले आज हम लोग सबसे पहले अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, जिससे ये कंफर्म हुआ कि एटम के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और जहां सारा का सारा एटम का जो मास है कॉन्सेंट्रेटेड होता है। ठीक है, और उसी के अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट रहता है। तो हेडिंग डाल लो आप लोग यार, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। एक काम करते हैं, पहले मैं लिखवा देता हूं उसके बाद फिर समझा दूंगा। ठीक है, तो देखो यार, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इसमें क्या किया गया था? एक बहुत ही थिन गोल्ड फॉइल लिया गया था। ठीक है, हम उस गोल्ड फॉइल का कोई एटम की बात कर रहे हैं, ऐसा समझ लो, ऐसा इमेजिन कर लो। ठीक है, और यहाँ पे इस गोल्ड फॉइल पे जो थिन शीट ऑफ गोल्ड फॉइल है, इस पे अल्फा पार्टिकल से बॉम्बार्डिंग किया गया। अल्फा पार्टिकल कहाँ से आएगा? अल्फा पार्टिकल कहाँ से आता है? हाँ, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होता है? वेरी गुड, ऐसे सब्सटेंस जो स्पॉन्टेनियसली डिफरेंट रेज एमिट करते हैं। देखो अल्फा पार्टिकल यहाँ से जो क्या बोलते हैं, यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकल रहा था रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से। यहाँ पे रेडियम जैसे ले लिया गया या पोलोनियम ले लिया जाता है इस एक्सपेरिमेंट के लिए। यहाँ से अल्फा पार्टिकल जो निकला, जो बौछार हो रहा है अल्फा पार्टिकल का, उसको गोल्ड फॉइल पे फॉल होने दिया गया। ठीक है, पढ़ने दिया गया। अब यहाँ पे क्या कहता है, एक सेमी सर्कुलर रिंग ले लिया जाता है जिस पे जिंक सल्फाइड का कोटिंग रहता है। यहाँ पे क्या रहता है? यहाँ पे कोटिंग जिंक सल्फाइड का कोटिंग रहता है। जिंक सल्फाइड का यह खास बात होती है कि इस पे जब कोई अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करता है तो ये स्किंटिलेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, शो करता है। स्किंटिलेशन का मतलब बताया था ना, वहां से लाइट निकलता हुआ दिखेगा हमें, लाइट की चिंगारी निकलता हुआ दिखेगा। तो इससे अपने को आइडिया मिल जाता है कि अल्फा पार्टिकल कहाँ पे पास किया, कहाँ पे पास नहीं किया। अब एटम की बात करें तो एटम छोटा है, लेकिन यार इसका जो इफेक्ट होता है ना, कहीं स्किंटिलेशन यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, हर जगह स्किंटिलेशन इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। इस एटम के जस्ट पीछे कोई स्किंटिलेशन इफेक्ट नहीं देखने को मिला। इसका क्या मतलब समझेंगे? इसका मतलब ये हुआ कि यहां से अल्फा पार्टिकल निकलकर यहां तक कोई पहुंचा ही नहीं, यही मतलब हुआ ना। यहां पे यदि स्किंटिलेशन इफेक्ट नहीं देखा गया, इसका मतलब क्या हुआ? यहां पे अल्फा पार्टिकल इसको पास कर ही नहीं पाया फॉइल को। अब कुछ गोल्ड फॉइल, कुछ अल्फा पार्टिकल जो थे वो स्ट्रेट निकले थे। यार पहले तो मैं ऑब्जर्वेशन बता देता हूं। ऑब्जर्वेशन क्या क्या देखा गया? पहला ऑब्जर्वेशन, बहुत सारे गोल्ड फॉइल पास कर गया विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, यानी जहां से जा रहा था वहीं पे एकदम तुमको यार स्किंटिलेशन इफेक्ट देखने को मिलेगा। फर्स्ट ये था। और 90 से 92% अल्फा पार्टिकल ऐसा देखा गया जो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन बिल्कुल स्ट्रेट पास कर गया। यानी 100 यदि अल्फा पार्टिकल इस पर बम्बार्ड कराया जा रहा था तो 100 में से 90 से 92 पार्टिकल जो था बिल्कुल स्ट्रेट निकल गया।
एक इसका स्पेशल सिग्निफिकेंस है। इससे क्या पता चल गया रदरफोर्ड को? इससे क्या पता चला, यदि विदाउट एनी डिफ्लेक्शन यदि अल्फा पार्टिकल पास कर रहा है, इससे क्या आइडिया मिल गया? हाँ, इससे यह आइडिया मिल गया कि एटम के अंदर एम्प्टी स्पेस बहुत सारा है। 100 में से 90 अल्फा पार्टिकल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन पास कर गया। इसका मतलब क्या? डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, मतलब खाली रहा होगा एटम, इसलिए देर वहां से निकल गया। लेकिन फ्यू अल्फा पार्टिकल जो था वो डिफ्लेक्ट भी किया थ्रू स्मॉल एंगल एंड सम थ्रू लार्ज एंगल। अब ये लार्ज एंगल स्मॉल एंगल से डेविएशन का क्या फंडा है यार, इस चीज को समझते हैं। तो देखो एक चीज तो और ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो डिफ्लेक्शन हो रहा था अल्फा पार्टिकल का वो अवे फ्रॉम द एटम हो रहा था। अवे डिफ्लेक्शन होने का तो यार ऐसा भी हो सकता था ना, ऐसा भी हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था, ये ऐसा हो रहा था अवे फ्रॉम द एटम। जो सेंटर ऑफ द एटम है ना उससे दूर जा रहा था डिफ्लेक्शन होकर। सिमिलरली यहाँ पे भी जा रहा था, तो ऐसे भी तो जा सकता था, लेकिन ये ऐसे नहीं गया, ये नीचे की ओर बेंड हुआ। मतलब ये कि जो एटम का जो सेंटर होता है ना उससे अवे डिफ्लेक्ट हो रहा था अल्फा पार्टिकल। और हमें तो पता है यार अल्फा पार्टिकल पे चार्ज क्या होता है? नेगेटिव होता है अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल पे चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल। अरे यार तुम लोग ऐसा मत कर यार, यार मैंने ऐसा बता दिया था क्या? अल्फा पे नेगेटिव बताया था। यार अल्फा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है और अल्फा पे 2+ चार्ज होता है। अल्फा 2+ चार्ज होता है। मैं नेगेटिव लिखवाया था कि पॉजिटिव लिखवाया था? पॉजिटिव लिखवाया था यार, तुम लोग हद कर देते हो यार। हाँ बीटा पे नेगेटिव। अब बीटा पे कितना चार्ज होता है? +1 -1 +2 -2 क्या होता है? अच्छा चार्ज नहीं लिखवाया था। बीटा पे -1 चार्ज होता है, सिंबल ऐसे बताया था ना, बीटा पे -1 चार्ज लग। अच्छा अल्फा पार्टिकल को क्या कहते हैं? हीलियम एटम और हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम एटम या हीलियम न्यूक्लियस कहते हैं अल्फा पार्टिकल को। तुम पढ़ नहीं रहे होगे। अल्फा पार्टिकल इज ऑल्सो कॉल्ड एज हीलियम एटम और हीलियम न्यूक्लियस। फिर से समझा दे रहा हूं यार, सवाल ऑलरेडी यार आईटी में पूछा जा चुका है। ये अल्फा पार्टिकल को हीलियम एटम कह सकते हैं या हीलियम न्यूक्लियस कह सकते हैं? तो देखो यार अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होता है वो +2 यूनिट का होता है और जो मास है वो 4 यूनिट का होता है। चार्ज होता है +2 यूनिट का और मास होता है। यदि तुम हीलियम एटम आंसर करोगे इसका मतलब ये हो जाएगा कि यार हीलियम मतलब अल्फा पार्टिकल न्यूट्रल होना चाहिए, क्योंकि एटम आ गया। यदि एटम आ गया इसका मतलब क्या? न्यूट्रल है वो। एटम यदि टर्म यूज किया गया तो वो न्यूट्रल है, और यदि कोई चीज़ न्यूट्रल नहीं है तो उसके लिए हम लोग एटम टर्म यूज नहीं करते। फिर हम लोग उसके लिए आयंस यूज करेंगे या कुछ भी यूज करें, एटम यूज नहीं करेंगे। यदि हम कभी भी एटम टर्म यूज कर रहे हैं इसका मतलब वो न्यूट्रल है। तो इसलिए हीलियम एटम का मतलब ये हो गया, ये मतलब हो गया हीलियम एटम का मतलब कि यार इसके पास कितना प्रोटॉन रहा होगा न्यूक्लियस में? 2 प्रोटॉन रहा होगा। प्रोटॉन भी कितना रहा होगा? न्यूट्रॉन एटॉमिक मास 4 होता है ना, पता है ना तुम लोगों को। इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 2 प्रोटॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन भी होगा। ओवरऑल चार्ज तो 0 और 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, मास कितना हो गया? 2 + 2 मास नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ही तो होता है मास नंबर। पता है ना ये सब बेसिक्स में ऑलरेडी बताए हैं। तो 2 + 2 4 AMU हो जाएगा। तो इस तरह से हीलियम एटम का मतलब ये हुआ। और हीलियम न्यूक्लियस का क्या मतलब हुआ? तो ये जस्ट हटा दो यार बाहर वाला सेल के साथ साथ इलेक्ट्रॉन को भी, यही तो हीलियम न्यूक्लियस बचा। अब इसका मास और चार्ज यदि मैं पूछूं क्या बोलोगे? मास कितना बोलोगे? मास 4 और चार्ज कितना बोलोगे? +2 ही बोला, क्योंकि 2 ही प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन तो हटा दिया गया। तो इसलिए अल्फा पार्टिकल हीलियम एटम नहीं होता, क्या होता है? हीलियम न्यूक्लियस होता है। लास्ट क्लास में बताया था तुम लोग को, इसलिए मैं बोलता हूँ भले ही क्लास में हर एक चीज़ पढ़ाया समझ में आ जाए, लेकिन फिर भी घर जाकर रिवाइज करना है, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो यार, हाँ तो मैं कहाँ था? हाँ, कुछ अल्फा पार्टिकल जो था वो डिफ्लेक्ट कर दे रहा था अवे थ्रू स्मॉल एंगल, और कुछ का डिफ्लेक्शन जो हो रहा था वो थ्रू लार्ज एंगल डिफ्लेक्शन हो रहा था। अब ये स्मॉल एंगल और लार्ज एंगल का क्या फंड है, इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं। अल्फा पार्टिकल में पॉजिटिव चार्ज है, ये चीज़ तो क्लियर हो गया। अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ये तो क्लियर हो गया। अब यदि पॉजिटिव चार्ज है और ये
इधर नहीं बैंड होगा, इधर हो रहा है। इसका मतलब यदि सेंटर पे हम बात करें, हम सेंटर की यदि बात करते हैं तो सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज रहा होगा या निगेटिव चार्ज रहा होगा, क्योंकि हमें एक चीज पता है, लाइक और अनलाइक अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, और अपोजिट चार्जेस जो होता है वो अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को, और अनलाइक चार्जेस, उल्टा बोल दिया यार, लाइक चार्जेस रिपेल करता है और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करता है। तो यदि ये अवे डिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका मतलब सेंटर पे क्या रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज ही रहा होगा, तभी तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच रिपल्सन हुआ और ये डिफ्लेक्ट कर गया अवे। सेम इधर भी हो रहा था, ये अल्फा पार्टिकल जो इसके पास जा रहा है वो पॉजिटिवली चार्ज है, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा तभी तो अवे डिफ्लेक्शन हुआ। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि जो डिफ्लेक्शन अवे हो रहा है, इससे एक चीज़ क्लियर हो गया, क्या क्लियर हो गया कि जो सेंटर है वो पॉजिटिवली चार्ज रहा होगा, ये चीज़ क्लियर हो गया यहाँ से हमें। जो एटम का जो सेंटर होगा वो क्या रहा होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब इसके बाद लार्ज एंगल और स्मॉल एंगल का क्या फंडा है, इस चीज़ को समझते हैं। जैसे जैसे हम लोग ऊपर थे तो वहाँ स्मॉल एंगल से डेविएशन देखा जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे हम लोग एटम के सेंटर की ओर आ रहे थे, ऐसे में डेविएशन जो था वो बढ़ रहा था। और हमें पता है यदि जितना पास चार्ज होगा ना, उतना उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन उतना ही स्ट्रांग हो जाएगा। जितना चार्ज पार्टिकल पास पास आएंगे उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके बीच बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल इस सेंटर के पास लाया जा रहा था, वैसे वैसे डिफ्लेक्शन बढ़ता जा रहा था, समझे। इसलिए कुछ अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल से डेविएट किए, वो कौन सा अल्फा पार्टिकल रहा होगा, सेंटर से दूर, सेंटर के पास। यदि स्मॉल एंगल वाली की बात करूं तो सेंटर से दूर वाला रहा होगा, और यदि लार्ज डेविएशन वाले की बात करूं तो सेंटर के पास रहा होगा। ये चीज तो क्लियर है। अब कुछ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल का मतलब 100 में से 1 या 2, बहुत हार्डली 1 या 2 अल्फा पार्टिकल ऐसा देखा गया जो गया सीधा और उसी रास्ते से वापस लौट आया। इससे क्या कंफर्म हो गया, इससे क्या कंफर्म हो गया, इससे ये कंफर्म हुआ कि इस सेंटर पे कुछ इतना हार्ड सब्सटेंस है रखा हुआ जिसको ये अल्फा पार्टिकल पेनिट्रेट कर नहीं पाया, जिसको ये पास नहीं कर पाया। और यहीं से कंक्लूजन निकाला गया कि जो एटम का सेंटर होता है वो बहुत ही हार्ड एंड डेंस होता है, और सारा का सारा जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो इसी सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, और इसी सेंटर पार्ट को नाम दे दिया गया रदरफोर्ड के द्वारा न्यूक्लियस का, जो कि बहुत ही हार्ड एंड डेंस होता है। सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज यहीं कॉन्सेंट्रेट रहता है। समझ में आया। तो जितने भी ऑब्जर्वेशन और जो कंक्लूजन था वो एक साथ अपना हो गया। कोई डाउट तो नहीं ना। चलो कुछ नोट करना है, नोट कर लो तुम लोग। अब देखो यार, इसके बाद डिस्कवरी वाला पार्ट यहाँ हो गया अपना कंप्लीट। इसके बाद हम लोग एटॉमिक नंबर, मास नंबर क्या होता है ये तो जानते ही हो, और आइसोटोप्स, आइसोबार्स के बारे में भी जानते हो तुम लोग। तो पहले यार मैं देखो लिख देता हूँ एटॉमिक नंबर डिनोट क्या से करते हैं एटॉमिक नंबर को, जेड से, एंड इट रिप्रेजेंट्स व्हाट, इट रिप्रेजेंट्स व्हाट, एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट, हाँ प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। ये हो गया एटॉमिक नंबर, और जेड इक्वल टू हम लिख सकते हैं पी के बराबर, ये हो गया एटॉमिक नंबर। दूसरा क्या होगा, मास नंबर। मास नंबर को क्या से डिनोट करेंगे, कैपिटल ए से। इट रिप्रेजेंट्स व्हाट, हाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड वेरी गुड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। अब यहीं पे देखो हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली एक नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, कोई बताएगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। इस दोनों कलेक्टिवली हम लोग न्यूक्लियॉन्स भी कह देते हैं। यदि कहीं न्यूक्लियॉन्स टर्म यूज किया जा रहा है, इसका मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बात किया जा रहा है, दोनों कलेक्टिवली हम बात कर रहे हैं। तो इसको हम लोग इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन, मतलब न्यूक्लियस में जो जो प्रेजेंट है ना उसके नंबर को हम लोग न्यूक्लियॉन्स कह रहे हैं। तो मास नंबर हम लोग क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन।
यहाँ से एक रिलेशन आ गया, एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। P को यदि मैं Z से रिप्लेस कर दूँ तो यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम लोग निकाल सकते हैं A माइनस Z के बराबर। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो, पता चल जाएगा कि किसी भी एटम में कितना न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये हो गया एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये चीज़ लिख लो, ऑलरेडी तुम लोग जानते हो फिर भी लिख लो। इसके बाद आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। इससे पहले हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात नहीं किए थे आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स के। ठीक है, तो यहाँ कैरेक्टरिस्टिक की भी बात करेंगे, लेकिन पहले ये नोट कर लो तुम लोग। आइसोटोप्स लिख लो। आइसोटोप्स को कैसे डिफाइन करते हैं बता दो यार तुम लोग। सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, ये सेम एलिमेंट के लिए डिफाइन होता है या डिफरेंट एलिमेंट के लिए डिफाइन होता है? सेम एलिमेंट के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब आइसोटोप्स जब भी हम लोग देखते हैं तो सेम एलिमेंट के एटम के बीच देखते हैं। मतलब कि जैसे हम बात करें कार्बन एलिमेंट की बात करें तो कार्बन एलिमेंट का ही आइसोटोप्स होगा। मतलब कार्बन एलिमेंट के जो एटम होते हैं ना वो सबके सब एक जैसे नहीं होते हैं। डाल्टन्स के समय में कहा गया था कि एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट। फिर से सुना, डाल्टन्स ने क्या कहा था? एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट। मतलब यदि हम किसी एक एलिमेंट के एटम की बात करूं तो वो हर तरह से इक्वल होगा, आइडेंटिकल होगा। यदि मैं कार्बन एटम की बात करूं, ऐसे बताओ तुम लोग यार, एटॉमिक नंबर क्या होता है कार्बन का? 6। मास नंबर क्या होता है? 12 होता है। मतलब ये कि कार्बन एलिमेंट में कितने प्रोटॉन्स होंगे? 6 प्रोटॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बराबर होगा, लेकिन न्यूट्रॉन की बात करूं तो कितना हो जाएगा? 6 न्यूट्रॉन। ये चीज़ तो क्लियर है। तो यहाँ पे कार्बन एलिमेंट में बात किया तो एटॉमिक नंबर 6 का और मास नंबर 12। लेकिन कार्बन एलिमेंट का ही एक ऐसा भी एटम होता है जिसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है, C614 भी होता है। और ये वाला जो होता है ना 14 कार्बन, ये रेडियो एक्टिव इन नेचर होता है। रेडियो एक्टिव का मतलब अल्फा बीटा का हमारे स्पॉन्टेनियसली एमिट करते रहता है। ठीक है, ये सब अनस्टेबल होते हैं। तो यदि यहाँ पे मैं बात करूँ कितना प्रोटॉन, कितना इलेक्ट्रॉन, कितना न्यूट्रॉन, पहले प्रोटॉन बता दो। 6 प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन 6 और न्यूट्रॉन 8 न्यूट्रॉन। अच्छा, दोनों एलिमेंट डिफरेंट होगा या दोनों सेम एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा? सेम एलिमेंट को। क्यों? हाँ, एलिमेंट किस बात पर डिपेंड करता है? उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन पे, एटॉमिक नंबर पे। यदि किसी भी दो स्पीसीज, यदि हमें कोई दो डिफरेंट स्पीसीज लाकर दे दिया गया जिसके बारे में हमें नहीं पता, तो हम क्या देखेंगे उसके बीच? उसमें क्या देखेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। यदि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है तो वो सेम एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, और यदि उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट है तो वो डिफरेंट एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे इसके पास भी 6 प्रोटॉन, इसके पास भी 6 प्रोटॉन। एक चीज तो यार कंफर्म हो गया कि दोनों के दोनों सेम एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा, और एलिमेंट्स हैविंग 6 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस इज कॉल्ड कार्बन। इसे हम लोग क्या नाम है? कार्बन। और ये भी कार्बन, यानी दोनों है तो कार्बन एलिमेंट का ही, कार्बन जाति का ही, प्रजाति का ही है ये। तो क्या दोनों के दोनों कार्बन एलिमेंट तो है, सही है, क्या दोनों एटम आइडेंटिकल है? इन एवरी रेस्पेक्ट, इन ऑल रेस्पेक्ट बोलूंगा क्या मैं ऐसा? यहाँ पे आइडेंटिकल हम टर्म यूज नहीं कर सकते। क्यों यूज नहीं कर सकते हैं? न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? दोनों कार्बन एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना, लेकिन दोनों एटम्स यहाँ पे आइडेंटिकल नहीं है, दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है। इसलिए अभी कैरेक्टरिस्टिक्स मैं नेक्स्ट लिखवाऊंगा कि कार्बन जो आइसोटोप्स होते हैं उसका नंबर, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होता है। बात सही है गलत है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन आइसोटोप्स आर इक्वल, स्टेटमेंट ट्रू है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो इक्वल इन आइसोटोप्स, इक्वल होगा यार। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यदि नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों में इक्वल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी तो इक्वल होगा। 6 प्रोटॉन 6 प्रोटॉन, यदि प्रोटॉन यहाँ 6 है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन भी तो 6 होगा, और यदि 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो यहाँ पे भी तो सेम रहेगा। क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी आइसोटोप्स में सेम होते हैं? नहीं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो जाता है आइसोटोप्स में। ठीक है, तो ये सब चीज़ अपने को नोट करना है। तो सबसे पहले आइसोटोप्स का डेफिनेशन लिखे, तुम लोग लिख लिए? मैं लिखवाया तो नहीं ना? अच्छा, बेसिक्स में लिखवाए थे? नहीं, फिर से लिख लो यहाँ पे। ठीक है, सभी लोग फिर से लिखेंगे। चलो यार, यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ आइसोटोप्स का।
आइसोटोप्स, क्या बोला? आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट having same atomic number but different mass number। बहुत सारे एग्जाम्पल दिख जाएंगे आपको इसके। पहले एग्जाम्पल बता दो, मोस्ट कॉमन हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 2 और हाइड्रोजन। इसका नाम क्या होता है? इस आइसोटोप्स का नाम याद नहीं, याद होना चाहिए, प्रोटियम। हाँ, ये वाला ड्यूटेरियम और ये ट्रिटियम। ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। कार्बन का भी दो आइसोटोप कौन कौन सा हो जाएगा? देखिए, नीचे वाला सेम रहेगा, ऊपर वाला डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। कैल्शियम का नहीं, वो आइसोबार्स में उसका एग्जांपल आएगा। और एक एग्जांपल लिख सकते हो क्लोरीन का, जो कि बहुत ही कॉमन है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना बताओ? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। यार एटॉमिक नंबर याद नहीं है क्या तुम लोगों को? हाँ, और मास नंबर कितना बताओगे? 35.5 होता है। अब यहाँ पे देखो, क्लोरीन का दो आइसोटोप्स होता है 35 एंड 37। तुम लोग मुझे बताओगे, जैसे शायद तुम लोगों को बताया हूँ, एटॉमिक मास कितना होता है क्लोरीन का, जो तुम लोगों को मैंने बोला था याद करने के लिए? 35.5 बोला था। यहाँ पे तो मैं 35 लिखा, यहाँ पे 37 लिखा। क्या ये वाला ऊपर वाला जो पार्ट है, जो मास नंबर है, वो क्या कभी फ्रैक्शन में हो सकता है? क्या कभी फ्रैक्शन में हो सकता है मास नंबर? मेरा सवाल बहुत सिंपल है, मैं बस पूछ रहा हूं कि क्या मास नंबर कभी फ्रैक्शन में हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब बताओ यार, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कभी फ्रैक्शन में आएगा? कभी नहीं आ सकता है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का जो सम है वो ऑलवेज एक होल नंबर होगा, एक होल नंबर होगा, फ्रैक्शन में कभी नहीं हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे जब भी ऊपर में लिखेंगे ये फ्रैक्शन नहीं हो सकता। लेकिन जो 35.5 है, क्या ये मास नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एक्चुअली जो है ना, ये एवरेज ऑफ मास नंबर, जिसको हम लोग एटॉमिक मास का देते हैं क्लोरीन का, ये क्या है? एटॉमिक मास को एक्सप्रेस कर रहा है। और एटॉमिक मास फ्रैक्शन में हो सकता है। जैसे हम लोग क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना लेते हैं? 35.5 लेते हैं। वीडियो चल रहा है ना? क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या होता है? 35.5 होता है। तो ये 35.5 किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, बताएगा कोई? एवरेज को। किसका एवरेज को? डिफरेंट आइसोटोप्स जो है क्लोरीन आइटम के, डिफरेंट जो आइसोटोप्स है क्लोरीन आइटम के, उसका मास नंबर का एवरेज को रिप्रेजेंट करता है। थोड़ा सा और इसको अच्छे समझ लेते हैं। तुम लोग को मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था, कौन सा टॉपिक? मोल कॉन्सेप्ट में एक टॉपिक पढ़ाया था, याद करो, जहां एवरेज का कॉन्सेप्ट आया था। एवरेज एटॉमिक मास, याद आ रहा है? एवरेज एटॉमिक मास पढ़ाया था, वहां पे बताया था कि एटॉमिक मास फ्रैक्शन में क्यों होता है, उसका वजह क्या है। तो इसका वजह क्या है? क्लोरीन एटम जो है ना, नेचर में वो केवल ये वाला और ये वाला केवल नहीं पाया जाता है, दोनों पाया जाता है। कुछ क्लोरीन एटम ये वाला होता है, कुछ क्लोरीन एटम ये वाला होता है, यानी 35 वाले भी होते हैं, कुछ क्लोरीन एटम 37 वाला भी होता है। तो अब मास नंबर में क्या लिखूंगा? एटॉमिक मास क्लोरीन का क्या लिखूंगा? 35 लिखूंगा? 37 लिखूंगा? नहीं, गलत हो जाएगा ना। यदि मैं क्लोरीन का एटॉमिक मास 35 बताया तो ये नाराज हो जाएगा, और 37 बोला तो ये नाराज हो जाएगा। तो इसीलिए जब हमें एटॉमिक मास बताना होगा तो हम एग्जैक्टली क्या बताएंगे? 35.5। अब ये 35.5 ही क्यों आया हुआ है? 36.5 क्यों नहीं आया?
क्योंकि फिर हम लोग एवरेज निकालेंगे। और एवरेज कैसे निकालेंगे, हमें पता होना चाहिए कि पूरे नेचर में Cl35 वाले कितने एटम्स प्रेजेंट हैं और Cl37 वाले कितने प्रेजेंट हैं। अब ये सब कैसे पता क्या था, ये अभी तुम्हारे काम की बात नहीं है, ठीक है ना। बस वो हमें पता होना चाहिए कि भाई इतना परसेंटेज जो नेचर में है वो 35 वाला है और इतना परसेंटेज 37 वाला, ये पता होना चाहिए तुम लोगों को, ठीक है। तो इसके अलावा भी कुछ और भी आइसोटोप्स होते हैं एक एटम का, लेकिन वो इतना माइन्यूट क्वांटिटी में, इतना ट्रेस कम अमाउंट में पाया जाता है, उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो फिलहाल ये एटॉमिक मास समझ में आया ना, फ्रैक्शन में क्यों होते हैं, और एवरेज तो यार जानते ही हो फ्रैक्शन तो हो ही सकता है। तो ये हो गया आइसोटोप्स। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में तुम लोग लिख लो। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना तुम लोग, दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, they have same number of protons and electrons, they have same number of protons and electrons but have different number of neutrons, but have different number of neutrons। तो देखो यार, अब एक एक करके हम लोग जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको समझ लेते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अभी जस्ट समझाए थे यार तुम लोगों को। इसमें यदि नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो सेम 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 6 प्रोटॉन, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें यहाँ तो हाँ, यहाँ पे 6 न्यूट्रॉन होगा, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आइसोटोप में मास नंबर डिफरेंट होगा ना, मास नंबर डिफरेंट और ये सेम है, तो डेफिनेटली ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, डिफरेंट होगा। तो आइसोटोप्स का फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक सवाल पूछा जा सकता है। आइसोटोप्स के बारे में बोल देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग आइसोटोप्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन, दे कंटेन सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दे कंटेन सेम नंबर ऑफ, ऐसा ऐसा 4 ऑप्शन बना दे। तो याद रखना, क्या याद रखोगे, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होता है। सेकंड प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, दे हैव सेम सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। अब सबसे पहले यहाँ पे अपने को समझना पड़ेगा केमिकल प्रॉपर्टीज किस चीज पर डिपेंड करता है। कोई बताएगा केमिकल प्रॉपर्टीज किस बात पर डिपेंड करता है? अच्छे से बोलो। वैलेंसी पे, वेरी गुड, सही है। वैलेंसी पे, या मैं बोल सकता हूं वो वैलेंस सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उस पर डिपेंड करता है। वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, जैसे मैं कार्बन का लिखूं 2 + 2,4, यानी फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। क्या यदि जो आइसोटोप्स होंगे उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होगा या सेम होगा? सेम होगा। ये तो यार बहुत ही क्लियरली दिख रहा होगा ना, आइसोटोप्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम होता है ना। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें प्रोटॉन से मतलब होता या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मतलब होता है? हाँ, अब मान लो यार मैं आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो क्या इक्वल होंगे? नहीं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हम आयंस के लिए लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। मान लें हम Mg2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहें तो नहीं लिख सकते हैं। मैग्नीशियम का बताना एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर 12। यदि एटॉमिक नंबर 12 है और Mg2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो, क्या लिखेंगे? 2,8। तो ये तो आयन है। और मैग्नीशियम एटम का यदि मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा? 2,8,2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हम एटम के लिए भी लिख सकते हैं और आयंस के लिए भी लिख सकते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन देखा जाए तो इसके पास भी 12 है, इसके पास भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 12 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड किस पे कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स पे। कितना इलेक्ट्रॉन्स है उससे हमें मतलब होता है। इसीलिए जो केमिकल प्रॉपर्टीज होता है ना वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है यार, इनर सेल में इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड नहीं करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पे। और तुम्हें पता होगा यदि वैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहता है तो उनका केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होता है। जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, लिथियम हो गया, रुबिडियम, ये सबका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। पीरियोडिक टेबल में तुम लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे। क्यों सेम होता है केमिकल प्रॉपर्टीज इनका? हाँ हाँ
हाँ सही है, हेलिना ने की रब से फरियाद। हाँ तो मेरा सवाल है कि इनका केमिकल प्रॉपर्टी सेम क्यों होता है? क्योंकि इनके वैलेंस सेल में एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिनका भी उठा लो यार तुम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इरिडियम, सभी के वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। और यदि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो उनका केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम ही होगा। तो ये वजह है, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि वैलेंस सेल का मैं लिख देता हूँ यार। देखो लिथियम का यदि मैं बात करूँ तो 2,1, सोडियम की बात करूँ तो 2,8,1, पोटेशियम की बात करूँ तो 2,8,1, रुबिडियम की बात करूँ तो 2,8,18, कितना हो गया 8 2 10 20, अरे यहाँ फिर 8, ये हो जाएगा। तुम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखने सिखा दिया हूँ मैं बेसिक्स लेक्चर में। तो सभी के वैलेंस सेल में देखोगे तो कितना इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये मैं बोल सकता हूँ वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। यदि वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो ऐसे में इनका प्रॉपर्टीज भी सेम होगा। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो डिपेंड करता है वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, ठीक है। तो यदि मैं अब आइसोटोप्स की बात करूं तो आइसोटोप्स में वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा। क्यों? यदि मैं यहाँ पे कार्बन की बात करूँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो दोनों में सेम रहने वाला है, और यदि नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बराबर, और यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे फर्स्ट का लिखेंगे वैसा ही अपने को सेकंड का भी लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से तो बोल ही सकता हूँ ना कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम तो उनका केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगा। ये चीज़ क्लियर है ना, डाउट तो नहीं ना इसमें? तो सेकंड पॉइंट क्या है कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगा वो सेम होगा। क्यों? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, लेकिन उनका फिजिकल प्रॉपर्टीज थोड़ा बहुत डिफरेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो गया ना, मास नंबर चेंज हो गया तो कोई हल्का कोई भारी, तो उस बेसिस पे फिर उसका जो प्रॉपर्टीज होगा फिजिकल प्रॉपर्टी, वो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या आता है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, कोई हो सकता है भाई किसी एक सब सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा दूसरे सॉल्वेंट में सॉल्युबल ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड है अपना कैरेक्टरिस्टिक्स आइसोटोप्स का। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? दे हैव डिफरेंट न्यूक्लियर कॉन्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियर कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है? हाँ, न्यूक्लियर कॉन्स्टिट्यूशन मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है ना उसके बारे में बताया जा रहा है। और हमें पता है यार आइसोटोप्स में क्या न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो सेम रहेगा या डिफरेंट हो जाएगा? डिफरेंट है। क्यों? नंबर ऑफ डिफरेंट क्यों हो रहा है? हाँ, न्यूट्रॉन्स का नंबर डिफरेंट होने से, चेंज होने से हो जा रहा है, तो इसलिए न्यूक्लियर कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट। और तुम लोग को बताया था लास्ट क्लास में रिएक्शन दो टाइप के होते हैं, एक केमिकल रिएक्शन होता है और दूसरा न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। और जहाँ न्यूक्लियर रिएक्शन या न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज चेंज होता है ना वहाँ रेडियो एक्टिव फेनोमेना देखने को मिलता है। इसलिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या फिर मैं बोल सकता हूँ नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के चेंज होने से उसमें जो न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज है उसमें भी चेंज आ जाता है, ठीक है। इसलिए कुछ आइसोटोप्स देखोगे तो स्टेबल होता है और कुछ आइसोटोप्स जो है वो रेडियो एक्टिव होता है। जैसे इसी का एग्जाम्पल देख लो यार, C612 ये क्या है? स्टेबल है, ये अल्फा बीटा गामा एमिट नहीं करता है, लेकिन 14 वाला अल्फा बीटा गामा एमिट करता है। और इसका एक एप्लीकेशन भी है C614 वाले का, इसका एक एप्लीकेशन होता है रॉक डार्टिंग, या फिर जो बहुत मतलब पुराना लकड़ी है ना उसका यदि अपने को एज कैलकुलेट करना है, बहुत पुराना कोई हमारे पास सैंपल आ गया, कोई चट्टान आ गया, रॉक आ गया, उस रॉक का एज कैलकुलेट करना है। हाँ, कार्बन डेटिंग मेथड से हम लोग जानते हो क्या तुम लोग? हाँ, तो बहुत पुराना कोई मान लो लकड़ी का सैंपल है, वुड है हमारे पास, लॉग है लकड़ी का, उसका एज कैलकुलेट करना तो हम लोग कार्बन डेटिंग के हेल्प से ही मतलब कि उसका एज कैलकुलेट करते हैं। अर्थ का मास हो गया, ये सब का भी मास, अर्थ कितना पुराना, ये सब के अभी हम लोग इसी के हेल्प से, और ये कैसे करते हैं ना ये भी तुम लोग को पढ़ना है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री एक चैप्टर है वहाँ पढ़ना है, ठीक है। क्या बोल रहे थे बस? कार्बन डेटिंग, DATING, ठीक है। ये तो इस तरह से ये C612 वाला स्टेबल होता है, C614 वाला रेडियो एक्टिव इन नेचर होता है। इसी तरह से हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स थे, जिसमें से थर्ड आइसोटोप जो है ट्रिटियम वो भी रेडियो एक्टिव इन नेचर होता है, बाकी 2 रेडियो एक्टिव नहीं होता है। और ये सवाल यार पिछले साल JEE मेन में पूछा गया था, पिछले साल,
कि तीनों में से कौन सा आइसोटोप रेडियो एक्टिव होता है, कौन सा वाला होता है? ट्रिटियम 13 वाला रेडियो एक्टिव इन नेचर होता है। ठीक है, तो ये हो गया आइसोटोप्स के बारे में। और लास्ट पॉइंट तो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास होता है वो एवरेज होता है उसके मास नंबर का। डिफरेंट आइसोटोप्स जो है उसका जो मास नंबर है उसका हम लोग एवरेज ले लेते हैं, वही हमारा किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट अब लिख लेंगे यार आइसोबार्स। आइसोबार्स, आइसोबार्स को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अच्छा, जैसे आइसोटोप्स में क्या था? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स। आइसोटोप्स में क्या था? सेम एलिमेंट का डिफरेंट एटम्स आइसोटोपिक बिहेवियर शो करता था। हाँ, आइसोबार्स में क्या हो जाएंगे? डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम होंगे ना वो आइसोबैरिक बिहेवियर शो करेंगे। समझ में आ रहा है? तो यहां पे डेफिनेशन में लिख लेना, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, atoms of different element having atoms of different elements having same mass number, मास नंबर क्या होना चाहिए? सेम, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ऐसे इसको ना भी लिखे ना तो भी ये चीज अंडरस्टूड है। कैसे? इस वाले से। यदि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट बोल दिया गया है, डिफरेंट एलिमेंट, इसका मतलब ये होगा कि एटॉमिक नंबर उसका क्या रहा होगा? डिफरेंट रहा होगा। ठीक है, तो इसका एग्जांपल यार लिख लो। हाँ, यहाँ पे एग्जांपल हो जाएगा आर्गन और कैल्शियम का। तुम्हें लोग बता दो आर्गन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? मास नंबर, कैल्शियम का और मास नंबर 40। एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास नंबर सेम, ये आपस में क्या हो गया? आइसोबार्स हो गया। ठीक है, और भी इस तरह का एग्जांपल हो जाएंगे। कार्बन में देखो यार, कार्बन का यदि मैं इसको और इसको ले लूँ तो ये भी देखो यार हो जाएगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास नंबर सेम, ये भी हो गया आइसोबार्स। ठीक है, इस तरह के जो भी स्पीशीज दिख जाएंगे वो आपस में आइसोबार हो जाएंगे। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेना। अब अगर आइसोबार का एक करके हम लोग तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ लेते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में कहा जाता है कि दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बट हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे यार मान लें मैंने आर्गन और कैल्शियम का ही बात किया। न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? नीचे वाला ऊपर वाला? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ऊपर वाला। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन या मास नंबर सेम हो गया ना? मास नंबर को ही तो मैं कह सकता हूँ नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। मास नंबर ए, ये P प्लस एन होता था और P प्लस एन को ही तो हम लोग कहेंगे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, कह सकते हैं ना? न्यूक्लियस का मतलब है न्यूक्लियस में जो जो प्रेजेंट है, दैट इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो यदि यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स 14, यहाँ पे भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सॉरी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स 40। न्यूक्लियॉन्स सेम होगा या नहीं होगा आइसोबार में? होगा या नहीं होगा? होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स सेम होगा। देखो यार क्लियरली लिखा गया है सेम मास नंबर होना चाहिए आइसोबार में। सेम मास नंबर का मतलब क्या? ये वाला सेम होना चाहिए। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस तो सेम होगा, क्या अब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी सेम होगा? चेक करते हैं। यदि मैं पूछूं इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? 9। इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? 9 है नंबर ऑफ प्रोटॉन। अरे आर्गन के पास प्रोटॉन कितना होगा? 18 क्या है इसका एटॉमिक नंबर, तो प्रोटॉन कितना हुआ? 18 प्रोटॉन हुआ ना यार, इसमें दिक्कत नहीं है यार। हाँ तुम आधा कर दिए ना, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये 18 प्रोटॉन हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, एटॉमिक नंबर ही तो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है 18 प्रोटॉन। इसके पास प्रोटॉन कितना है? 20 प्रोटॉन है। अब मैं पूछ रहा हूँ इसके पास न्यूट्रॉन कितना है? 22। हाँ वेरी गुड, न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा इसके पास? 22 हो जाएगा। कैसे? 40 टोटल है, ये 40 का मतलब ये P प्लस एन का वैल्यू दिया है, जिसमें से 40 में से 18 केवल प्रोटॉन ही था,
40 में से 18 केवल प्रोटॉन ही था, न्यूट्रॉन कितना रहा होगा? 22 रहा होगा। समझ में आ रहा है? अब मैं इसमें पूछ रहा हूं, इसमें न्यूट्रॉन कितना रहा होगा? 20। टोटल 40 है, 40 में प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। और केवल यदि मैं प्रोटॉन की बात करूं, 40 में से केवल प्रोटॉन कितना आ गया? 20। न्यूट्रॉन कितना बचा? 20 बचा। इसका मतलब इसके पास न्यूट्रॉन कितना है? 20। अब मुझे देख के बताओ, यदि मैं सम की बात करूं, टोटल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की बात करूं, दोनों में सम कितना आएगा? क्या दोनों का मास नंबर तो सेम आ गया, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स तो सेम आ गया, क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों का सेम है या डिफरेंट है? अच्छा, आइसोबार में क्या कभी ऐसा केस आ सकता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो जाए? सोचो, क्या कभी ऐसा हो सकता है नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो जाए? यदि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो जाएगा ना, तो ऐसे में दोनों एलिमेंट ही सेम हो जाएगा। जबकि डेफिनेशन में लिख दिया डिफरेंट एलिमेंट के आइटम आइसोबार्स होते हैं। मास नंबर सेम लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए उनका? डिफरेंट। इसका मतलब ये नीचे वाला तो यार डिफरेंट होगा ही होगा, नीचे वाला डिफरेंट होगा, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट होगा ही होगा। तो इसलिए प्रोटॉन दोनों में डिफरेंट होगा और ऊपर वाला सेम होना है, नीचे वाला डिफरेंट है, तो क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का भी सेम हो सकता है? अब वो भी सेम नहीं हो सकता है। देख सकते हो यानी यहीं से 18 प्रोटॉन, इसका 20 प्रोटॉन और दोनों का सम हमें 40 ही करना है। तो ऐसे में इसमें न्यूट्रॉन और इसमें भी न्यूट्रॉन क्या होगा? आपस में डिफरेंट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए ऐसा लिखा गया है कि इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स तो सेम होगा, लेकिन मैं इंडिविजुअल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इंडिविजुअल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करूं तो वो डिफरेंट होगा। समझ रहे हो कि नहीं? आ रहा है ना समझ में अच्छे से? तो ये इसका मतलब है। इसलिए यार यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है, मान लिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग आइसोबार। फर्स्ट ऑप्शन दे देगा यार, आइसोबार्स कंटेन सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। स्टेटमेंट फॉल्स और ट्रू? फॉल्स। Isobars contain same number of neutrons. False. Isotopes contain same number of nucleons. True. Isobars contain same number of electrons. False. प्रोटॉन डिफरेंट है तो इलेक्ट्रॉन भी तो डिफरेंट रहा होगा। तो एक काम करके लिख लेना, नोट बना के लिख लो यार ये तीनों पॉइंट। सब फर्स्ट पॉइंट लिख लेना, आइसोबार्स कंटेन सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। बगल में लिख लेना फॉल्स। आइसोबार्स कंटेन सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बगल में लिख लेना फॉल्स। फिर सेकंड लिख लेना, आइसोबार्स कंटेन सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, अगेन फॉल्स। आइसोबार्स कंटेन सेम नंबर ऑफ सेकंड में क्या बोले? न्यूट्रॉन्स ना, तो वो भी फॉल्स। और थर्ड में लिख लेना, आइसोबार कंटेन सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, वहाँ पे ट्रू कर लेना। जब न्यूक्लियॉन की बात आए तो ट्रू हो जाएगा। आइसोबार कंटेन सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ट्रू हो जाएगा। और इसके बाद एक और कैरेक्टरिस्टिक बचा था, दे हैव डिफरेंट पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट को रखा गया है वो किस बेसिस पे रखा गया है? किस बेसिस पे रखा गया है एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में? एटॉमिक नंबर डिफरेंट, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे रखा गया है ना। एटॉमिक नंबर चेंज होता जाएगा, आइटम्स का पोजीशन चेंज हो जाएगा। आइसोबार्स का पीरियोडिक टेबल में सेम पोजीशन होगा या डिफरेंट पोजीशन होगा? आइसोबार्स का डिफरेंट। क्यों? क्योंकि आइसोबार्स का एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। एटॉमिक नंबर यदि डिफरेंट है तो पोजीशन भी पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट होगा। अच्छा, मेरा अब सवाल है, आइसोटोप्स का पीरियोडिक टेबल में पोजीशन सेम होगा या डिफरेंट होगा? सेम। क्यों? एटॉमिक नंबर आइसोटोप्स का सेम रहता है, इसलिए वो सेम पोजीशन पे ही आएगा। जैसे कार्बन 16 और 14, 12 और 14 दोनों का दोनों वहीं पे आएगा क्योंकि दोनों का एटॉमिक नंबर सेम। तो इससे इसको आइसोटोप्स में भी एक पॉइंट ऐड करके लिखना होता है, लिख लेना, आइसोटोप्स ऑक्यूपाई द सेम पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। आइसोटोप्स ऑक्यूपाई द सेम पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है ना? पीरियोडिक टेबल में जो है एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज किया गया एलिमेंट को।
एटॉमिक नंबर डिफरेंट तो पोजीशन भी डिफरेंट, एटॉमिक नंबर सेम तो पोजीशन भी सेम, ऐसा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग कुछ कुछ और भी टर्म्स पढ़ेंगे, लेकिन वो आज से क्लास में नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे टर्म्स हैं, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, देख हाँ आयंस, वही आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आयंस भी आएगा वहाँ पे। ठीक है, तो वो सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लेक्चर को अभी यहीं पे एंड किया जाता है। आप लोग अब मस्ती करो।